राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 34 सोल्व करेंगे अमिनव सर का। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, अमित फादर एज इज 5 times मोर देन अमित। आफ्टर 6 year ही वुड बी 3.5 times ऑफ अमित एज, और आफ्टर फर्दर 9 years हाउ मेनी टाइम्स अमित एज वुड बी। तो क्या कह रहा है भाई? ये हो गया अमित का फादर और ये हो गया अमित। क्या कह रहा है? 5 times है उसके फादर की एज, तो रेशो में ले लेंगे। अगर इसकी एज 1 हुई तो उसकी 5। अब क्या कह रहा है? आफ्टर 6 years उनकी जो एज का जो कितने टाइम्स हो गई? 3.5। इसको मिक्स फ्रैक्शन से हटाएंगे तो आ जाएगा 7/2। मतलब अगर अमित की एज 2 हो गई तो उसके फादर की एज 7। ठीक है। अब इस रेशो को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ डिफरेंस कितने का है? 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 25 और 5, और 4 7 28 और 8। अब देखो दोनों की एज में कितने का चेंज आ रहा है? 3 यूनिट का। और एक्चुअल में कितना दिया हुआ हमें? ये 6 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर। तो यानी कि जो उनकी अभी एज होगी वो क्या हो जाएगी? इसमें ये जो रेशो है ये फॉर्म में 2 ईयर सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि 56 ईयर, और उसकी हो जाएगी 16 ईयर्स। ठीक है। अब इससे फर्दर 9 ईयर प्लस करने हैं, तो दोनों की एज में 9 9 प्लस कर देंगे तो 56 9 65, और 16 और 9 25। तो अब हमें ये बताना है कि जो अमित की एज है वो कितने टाइम्स है, मतलब उसके फादर की एज अमित के कितने टाइम्स है। तो इसके लिए क्या करेंगे? उसकी फादर की एज डिवाइड बाय अमित की एज, इसको सॉल्व कर लेंगे। कितने पे गया? 13 5। तो अब क्या आ जाएगा? 2 पे जाएगा, 5 3। तो क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर, एक सेकंड भाई, 2 3, क्या आ रहा भाई? ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है, तो इसका ना ऑप्शन गलत सेट है भाई, ये यहाँ पे 5 आएगा। इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देर इज़ अ 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 5:3। यहाँ मिल्क है, यहाँ वाटर है, उनका रेशो है 5:3। अब क्या कह रहा है? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज़ 50% वाटर इन इट। तो अब हमने क्या करना है? इसके अंदर वाटर ऐड करना है। तो मतलब मिल्क का रेशो तो सेम रहेगा, वैसे तो 1:1 हो जाएगा क्योंकि 50% कह रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग मान लेंगे, यानी कि 5:5 है। तो इससे क्या हुआ? मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं है मिल्क के अंदर, और वाटर के अंदर कितने का चेंज है? 2 यूनिट का। अब क्या कह रहा है? जो स्टार्टिंग में मिक्सचर था ना, मतलब 8, अगर मिल्क और वाटर को जोड़े तो 8 यूनिट्स आ रहा है, और 8 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 32। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8। मतलब 8 लीटर जब हम उसके अंदर ऐड कर देंगे वाटर, तो जो रेशो होगा वो 50-50 हो जाएगा, यानी कि 1:1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मतलब एक क्लास है, 30 स्टूडेंट्स अपेयर इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 62 एंड दैट ऑफ रेस्ट इज 60। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास? ठीक है भाई। हम्म, इसको कैसे करेंगे भाई? 12 स्टूडेंट्स का एवरेज 62, और रिमेनिंग कितने बचे? 18। 18 का हो गया 60, और हमें 30 का निकालना है। सिंपल है, इसके वैसे तो कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन आज सिंपल मेथड से बता देता हूँ मैं। सिंपल इनका टोटल कर लो मल्टीप्लाई करके, तो जो टोटल वैल्यू होगी ना, मतलब टोटल स्कोर करा होगा वो आ जाएगा। तो 12 2 = 24, 12 6 = 72, 4 4 7, 12 दूनी 24, 12 6 72। ठीक है भाई, ये आ गई इसकी वैल्यू। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 18 6 108 0, और इसमें ऐड कर दो 4, 8 और 4 12, 8 1, और इसको 30 से डिवाइड करना टोटल। यहाँ पॉइंट आ गया, तो 6 आ रहा डेसिमल 6, और फिर
2 पे तो जाएगा नहीं, तो 0 आ गया और फिर बाद में पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। क्या कह रहा है? अ पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न in 4 hours and pipe B can fill the same cistern in 5 hours. C can empty the full cistern in 3 hours. तो मतलब ए बी सी, 3 पाइप है, 4 5 और 3, ये नेगेटिव वाला है। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60। तो ये कितने पे जाएगा? 15 पे, ये 12 पे, 20 पे। ये क्या आ जाएगा? इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी इन सब की, पाइप्स की। मतलब ये 15 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में, ये 12 यूनिट भर रहा है और ये 20 यूनिट निकाल रहा है 1 घंटे में। अब क्या कह रहा है? इफ ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर देन द टाइम इन मिनट्स टेकन टू फिल द टैंक इज। तो अब क्या करेंगे? ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे और सी की घटा देंगे। तो 15 और 12 27 माइनस 20, यानी कि जो इफ़ेक्टिव है ना एफिशिएंसी 7, मतलब 1 घंटे में 7 यूनिट जो है उसमें टंकी में पानी भरा जा रहा है। तो उसकी एफिशिएंसी, एक्चुअल एफिशिएंसी 7 हो गई। तो इससे करेंगे तो आवर्स में आ जाएगी चीज़ें। तो देखो 7 से 56 गया 8 पर, और बटे में आ जाएगा 4/7। तो मतलब 8 आवर्स तो कंप्लीट हो गए। और 1 घंटे में 60 मिनट और 8 6 48, मतलब 48, तो मतलब 480 मिनट तो पूरी हो गई, और प्लस में ये वाला भी है। तो अब देखो भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये 480 से कम है, पॉसिबल नहीं है। अब अगर मान लो 1 घंटा भी होता तो भी 540 मिनट हो जाती, तो 625 तो वैसे ही पॉसिबल। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। क्या कह रहा है भाई? अ पुलिस मैन इज चेजिंग अ थीफ एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड द थीफ इज इतना मीटर आगे एंड रनिंग इज एट अ स्पीड ऑफ दिस मच। इन हाउ मैनी टाइम्स विल द पुलिस मैन कैच द थीफ इफ बोथ आर राइडिंग ऑन बाइक्स। तो ऐसे केस में क्या करेंगे भाई? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, चोर के पीछे पुलिस जा रही, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी ना वो इनकी माइनस हो जाएगी, यानी कि 82 माइनस 64, और उसको फिर हम मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई, और डिस्टेंस कितना? 1300, और उनको पकड़ने में टाइम कितना लगेगा? मान लिया x सेकंड लगेंगी। तो इसको सॉल्व करना, ये इनका 18 आ जाएगा, 18 18 से 18 कट गया, ये नॉर्मली कितना आ जाएगा? 26 यानी कि 260 मिनट्स। बढ़ते हुए अगले पे क्या कह रहा है? अ बोट मैन कैन रो अ प्लेस ऑफ 30 डिस्टेंस एंड बैक इन 30 आवर्स। तो यानी कि 30 घंटे 30 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है अप स्ट्रीम में, और 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है वो डाउन स्ट्रीम में। ठीक है। और जो उसको टोटल टाइम लग रहा है ना वो 14 आवर्स लग रहा है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 10 किलोमीटर विद द स्पीड विद द स्ट्रीम एट द सेम टाइम 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो मतलब 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, और अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब माइनस का। तो अब क्या करेंगे? इनको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10x माइनस 10y इक्वल टू 4x प्लस 4y। इसको उधर ले जाएंगे, 6x इक्वल टू 14y। तो x बाई वाई क्या आ गया यहाँ से? 7/3। ये हमने उनका रेशो निकाला है, मतलब इस रेशो में रहे होंगे। तो अब क्या करेंगे? इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है। नीचे लिख देता हूँ भाई मैं, 30 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 प्लस में 37 माइनस 3। इनकी अभी ये फ्रैक्शन, मतलब ये है ना, अभी कंप्लीट वैल्यू नहीं है ये उनका मतलब सिंपल रेशो है, इक्वल टू 14। अब ये क्या आ जाएगा? 10 10 से कट के 3, ये आ जाएगा 4 4 से कट के 7.5, और नीचे चल रहा है यूनिट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 10.5 डिवाइड बाई 14, यहाँ पे आ जाएगा यूनिट। मतलब जो एक यूनिट है, जैसे ये कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये तो सिंपल रेशो में है अभी, क्योंकि तो वो रेशो को सॉल्व करने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब इसको ये क्या हो जाएगा? किसकी टेबल में आते हैं?
3.5 की टेबल में, तो यानी कि 3:4 ये आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब रेशो के हिसाब से स्पीड की, स्ट्रीम की स्पीड 3 है और एक यूनिट की वैल्यू 3/4, तो इंटू 3 कर देंगे यानी कि 9/4। ये मतलब उसकी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी स्ट्रीम की। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ से तो हमने इसकी स्पीड निकाली, अब अगर हमसे बोट की स्ट्रीम पूछता तो 3/4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता, 7×21/4। अब अगर जैसे आपको पता करना हो कि भाई यही वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 30 और डिवाइड बाय 9/4 प्लस में 21/4 प्लस में 30, 21/4 माइनस में 9/4, ये 14 आना चाहिए वैल्यू। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ऊपर। तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 30 × 4 और इन दोनों का प्लस हो जाएगा, 30 आ गया यहाँ से, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे दोनों, 21 में से 9 गए कितना बचेगा भाई, 12 बच गया और 4 ऊपर चला गया, ये 3, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 4, तो 4 और 10 14। ठीक है भाई, सेटिस्फाई हो गया। अगले में बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है, P and Q start running in opposite direction on a circular track from the same point. If the speed are 10 and 8 respectively, then after what time they will meet if the length of track is इतना मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें एक बंदा इधर भाग रहा है, दूसरा बंदा इधर आ, सपोज वो दोनों यहाँ मिल गए और ट्रैक की लंबाई दे रखी है 1620 मीटर, तो हमें ये बताना है कि वो कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो अगेन रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो स्पीड ऐड होगी 10 + 8 और यहाँ पे ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में दिया तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस कितना है 620, टाइम कितना लगेगा x, तो ये हो जाएगा 18 और 18 की टेबल में ये आता है 9 पे 90 यानी कि 90 सेकेंड्स। अगला क्या कह रहा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से और 3 से होना चाहिए। अब ये दोनों ऑप्शन देखो, यहाँ पे तो लास्ट में ऑड नंबर आ गया, तो मतलब ये तो 2 से डिवाइड होंगे ही नहीं, अगर 2 से नहीं होंगे तो 6 से नहीं होंगे। अब इन दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है 2 का। अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल 3 का, तो डिजिटल सम लेंगे इनका, क्या आ रहा है इसका देखो, 1 और 2 3, 3 कट गया, 3 भी आ रहा और 8 और 5 13, 13 डिजिटल सम 3 नहीं है। अब ये वाला केस देखेंगे, 3 कट गया, 8 और 7 15 कट गया और 9, 5 और 4 9, ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये इसके अंदर करेक्शन कर लो भाई, ये यहाँ 4 होगा। अब है ना, ये इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, देखो ऊपर सेम सेम है तो मतलब a की क्यूब है, ये वाली वैल्यू सेम है, ये मतलब हमने मान लिया कि जो a की वैल्यू ना वो 443 और b की 383 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a × b प्लस में a² और प्लस में b²। तो अब हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a - b × a² प्लस b² प्लस में ab। तो अब जब ये वैल्यू हम ऊपर रखेंगे तो इससे ये पूरा कट जाएगा, हमारे पास क्या क्या बचेगा, केवल a - b। तो मतलब कुल मिला के जो है 443 में से हमें 383 माइनस करना है सिंपली, बस 43 और 7 50, 50 और 2 60, तो ऑप्शन नंबर ए, सिंपल इनको माइनस करना, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है, a² प्लस b² की वैल्यू 148 है, ए बी की वैल्यू 54 है, तो हमें क्या निकालना है, a + b डिवाइड बाई a - b। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर a + b का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस में 2ab, और a - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² माइनस में 2ab। तो हम क्या करेंगे, इनका ना कंबाइंड रेशो ले लेंगे, यहाँ भी रेशो ले लेंगे,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू अब जो क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट कर देते हैं। 148 2 इंटू में 54, यहाँ पे 148 माइनस 2 इंटू 54, ठीक है। ये क्या बन जाएगा अब, यहाँ बन जाएगा 148 और प्लस में 54 दूनी 108, 148 माइनस में 108, 8 8 16 4 5 2 और यहाँ आ गया 40 और उधर था स्क्वायर, तो यहाँ पे है a प्लस बी ए माइनस बी, इनका पूरे का स्क्वायर चल रहा है, तो ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट होगा तो ये हमें पता है भाई किसका होता है, 16 का स्क्वायर है और अंडर रूट 40 है, 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, ठीक है। अब 4 से क्या बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा 10, तो यानी कि जो वैल्यू होगी वो होगी 8/√10, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, क्या कह रहा है कि p इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोस ए, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, बस साइन माइनस का हो गया यहाँ पे। तो ऐसे केस में भाई देखो वैल्यू पुटिंग तो हो नहीं सकती, तो हमें एक ही रास्ता दिख रहा, हम क्या कर लेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे जब साइन ए 1 प्लस, अब साइन को मैं एस से लिख देता हूँ और कोस को सी से, 1 माइनस सी 1 माइनस सी, ऊपर नीचे 1 माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एस इंटू 1 माइनस सी और यहाँ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक साइन से एक साइन कट गया, यानी कि 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, और ये तो क्या है, ये तो p का उल्टा है, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, अगर इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कोस, तो यहाँ जो p है वो भी रिवर्स हो जाएगा, और इसी की वैल्यू हमसे पूछी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। For what value of k does the number following system have an infinite number of solution? तो भाई ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनमें पहले मैं बता देता हूँ, x प्लस में b1y c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। अब अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है ना, तो हम उसमें कहेंगे जो ये दोनों इक्वेशन है इनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पे जो k दे रखा है इसकी क्या वैल्यू रखें, तो हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। अब देखो पहली वाली इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है तो 1/2 आ गया, दूसरी इक्वेशन में क्या है 2 इंटू के है, और नीचे क्या है माइनस का 1, और यहाँ पे -8 सी की जगह, और ये है -16। तो देखो यहाँ तो अगर रेशो ले तो 1/2 से आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है यहाँ भी, तो अब क्या करेंगे 2k बाय -1 को हम 1/2 के इक्वल रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4k इक्वल टू -1 k इक्वल टू -1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। ये वाली हमें इसमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जो इनका रेशो होगा ना वो इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी साइड बी सी को डी तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। अब कह रहा है बी ए सी की वैल्यू 70 है और ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी बी सी के इक्वल है, तो हमें बताना है ए सी डी का 2 टाइम्स, मतलब इसको हम x मान लेते हैं 2.5x माइनस में ए बी सी, इसको y मान लेते हैं, तो इसका 1.5 गुना y का। अब देखो ए बी सी अगर दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और जो दो साइड इक्वल होती है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो अगर ये 70 है तो y भी 70 हो गया, y की जगह 70 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है,
तो इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के बाकी के जो दोनों एंगल है ना उनका सम और इसका सम इक्वल होता है बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 प्लस 70 यानी कि 140। अब 140 का ढाई गुना क्या होगा भाई, यानी कि 5/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 70 की गुना 5 से, यानी कि ये आ गया 350। और यहाँ 3/2 हो जाएगा, 1.5 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई 35, 35 थी 105, यानी कि 245। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए भाई। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल डेट विद एंगल ए बी सी इक्वल टू 90। ए बी सी, ये वाला एंगल 90 है, और हमें ए भी दे रखी है 28 और बी सी दे रखी है 96, और हमें सर्कल का रेडियस बताना। तो यहाँ से जो सर्कल पास करेगा वो ऐसे वाला होगा, और ये उसका हो जाएगा रेडियस उस सर्कल का। और अगर इन सर्कल का पूछता तो वो बन जाता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका नहीं पूछा है। मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। जो ये अंदर वाला पोर्शन होगा ये हो जाएगा इन सर्कल, और ये हो जाएगा सर्कल। ठीक है। अब देखो 28, 96, और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जिससे हम इसको डिवाइड कर दें। देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 7, 24। अब हमारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी, 4, 24 क्या ट्रिपलेट बनेगा 25, तो यानी कि इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक है। अब ये 100 पूरी ए सी आ गई, तो जो हाफ होगा यानी कि रेडियस को आ जाएगा 50। सिंपल। ट्रिपलेट सोचना है बस, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं ट्रिपलेट बेस्ड है। यहाँ पे अगर बस इसको, ये वाला नॉर्मल ट्रिपलेट था, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब क्या कह रहा है, इस जो सर्कल है उसका हमें वो निकालना। अब इसको पूरा ऐसे 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 ड्रॉ कर लेते हैं, ये पूरा सर्कल हो गया। ठीक है। अब सर्कल का फॉर्मूला सिंपल, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इन्होंने कहा 3.14 यूज़ करें। ठीक है भाई, यूज़ कर लेंगे, इंटू 50, सिंपल सॉल्व करना। अब 2 जीरो से ये पॉइंट हट गया, इंटू में 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 3 75, 0 5 5 2 8, 7850। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, एक सेकेंड इसको थोड़ा, हाँ। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द। ठीक है भाई, ये सिटी दे रखी है और नंबर ऑफ डेथ्स दे रखी है इस मंथ में। तो हमें निकालना है द एवरेज नंबर ऑफ डेथ दैट अकर ड्यूरिंग अप्रैल। अप्रैल में कितनी हुई है, राउंड ऑफ टू नेक्स्ट इंच। अप्रैल ये रहा भाई, अप्रैल यहाँ पे, ये नहीं, ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये और ये, मतलब इन सबको जोड़ना है और एवरेज ले लेना। सिंपल है ये तो। 160, 765 प्लस में 960 प्लस में 1148 जोड़ना है सिंपली। 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 6 और 4 10, 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 2 और 1 3, 9 और 3 12, 12 और 8 20 और 27 बटे में 4। नहीं नहीं, एक सेकंड, 27 और 7 आएगा यहाँ पे, हासिल लगा 2 और 2 3 आएगा भाई, एक सेकंड सॉरी भाई। तो 36 से गया 9 पर, फिर 13 पे जाएगा 12 पे, यानी कि 3, और 9 और 3 का एक ही है भाई। मतलब उसको फिर जैसे देखो 933 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको नेक्स्ट इंटीजर तक हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 934 है। सिंपल था कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड यू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। टी 20 दिन में, यू 10 दिन में। अब टोटल काम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम 20 आ गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशो 1:2 आ जाएगा।
देन इन 4 days व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क विल बी completed। अब देखो टोटल एफिशिएंसी इनकी हो गई, टोटल एफिशिएंसी हो गई 3, और कितने दिन काम करा, 4 दिन, 4×3 = 12, मतलब 12 यूनिट काम पूरा हो गया। तो कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ, टोटल वर्क 20 है, कितना आ जाएगा 3/5, और 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 60 की। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें जैसे ये हो गई, ये इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3 है, डिवाइड में है, तो इसको जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, 3×3 = 9 -3। इसको देखो ऐसे लिखते रहना भाई, यहाँ 6 बन गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 और 3×2 3×3 और 9, 3 और 9 12 यहाँ बन गया। अब ये 3 माइनस का है तो 3, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 18 प्लस का 12। इसको सोल्व करना भाई, क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा भाई -3। ठीक है, -3 आएगा। अब ये 18 और -3 इंटू -3 18, तो वो +9 हो गया, और यहाँ पे है -8, तो इसमें से गया 1 और 18 19, ऑप्शन नंबर सी बी। तो है ना भाई, ऐसे क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर धीरे धीरे बाहर जाना, और डिवाइड ब्रैकेट ओपन करते ही डिवाइड को सॉल्व करना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये मार्क्स दे रखे हैं भाई दोनों के, तो हमें निकालना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड विद 60 as cut off marks in science and those who pass in 60 as cut off marks in aggregate। ये रहा साइंस का केस, ये रहा एग्रीगेट का केस। 60 एंड अबव की बात हुई है, तो यहाँ से कितने पास हुए हैं 43, यहाँ से कितने एग्रीगेट में हुए हैं 39, तो डिफरेंस कितने का आ गया 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही 60 से ऊपर वाले साइंस में 43 और टोटल में 39, तो डिफरेंस पूछा सिंपली 4 आ गए। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, इन अ डिवीजन सम द डिवीजर इज 13 टाइम्स द क्वोशिएंट। तो भाई मैं एक बार पहले ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ टर्म्स क्या क्या होती हैं। देखो, जो हम जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है ये डिविडेंट, और जिससे डिवाइड कर रहे वो होगा डिवाइजर, और जो यहाँ पे आता है ना हमारा, ये इसको क्या बोलते हैं हम, क्वोशिएंट, और जो नीचे आता है वो होता है रिमाइंडर। सिंपल। तो जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे लिख लेते हैं हम इसमें। इसको मैं एक सेकेंड भाई, रिमाइंडर दे रखा 39। ठीक है, और पहले क्या कह रहा है, जो डिवीजर है ना वो 13 टाइम्स है क्वोशिएंट के। मान लो ये अगर x हुआ तो ये इसका 13 टाइम 13x हो जाएगा, एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर, इसका जो है 6 टाइम्स कितना हो जाएगा भाई, 9 6 54, हासिल लगा 4 6 3 18 18 और 5 23, यानी कि 234। मतलब हमने पता कर लिया इसकी क्या वैल्यू है 234, और ये इसका 13 टाइम्स था, ये इसका 13 टाइम्स है, तो इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं एक बार भाई, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, फिर हाँ रिमाइंडर बचेगा 10 104 8। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली भाई, ये अब निकालना रहता है। ये आ गया हमारा 234, ये हमारा 18, और रिमाइंडर हमारा 39। तो अब कैसे ये निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, और जो रिमाइंडर होगा उसको जोड़ देंगे सिंपली। तो 234 इंटू में 18, जो जो भी वैल्यू आएगी उसमें 39 ऐड करना है। अब देखो भाई, हम यूनिट डिजिट देखेंगे, यहाँ तो 0 0 है। अब देखो 8 चौक 32, यानी कि 2 वैल्यू आएगी लास्ट में यूनिट डिजिट में, तो 2 और 9 ऐड करके 0 तो आ ही नहीं सकता, कट गए दोनों ऑप्शन। अब 9 और 2 11, हासिल लगेगा 1 का, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। ठीक है भाई,
थोड़ा हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखना है, बहुत हेल्प करेगा वो। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, अ 6 डिजिट नंबर is divisible by 33. If 21 is added to the number, then the new number which formed is also divisible by। देखो भाई, अगर 33 से डिविजिबल हो रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तीनों को 33 30 ऐसे मान लेंगे। 33 से डिवाइड करने पे ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें 21 ऐड कर देंगे, तो 21 ऐड करा तो 3 और 1 4, सॉरी, और 5 3 3 3 3। अब जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा 3 से डिवाइड, क्योंकि देखो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, जो हम ऐड करें वो भी 3 से, तो जो हमारा बनेगा ना वो भी 3 से होगा। मुझे इसका लगता भाई ऑप्शन फॉर्म में गलती है, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, मतलब 3 होगा, जिससे वो नंबर न्यू नंबर भी डिविजिबल होगा। हम क्या करते हैं, एक ऐसा केस मान ले, सपोज ये मान लिया हमने, ये नंबर भी डिविजिबल है भाई 33 से। ठीक है, अगर हम इसको, हाँ ऑब्वियसली डिविजिबल है ये। ठीक है, अब अगर हम इसमें 21 को ऐड कर रहे हैं तो 3 4 2 2 2 2 ऐसे बन रहा है। ठीक है, 8 8 और 4 12 और 15, यहाँ भी वो हो रहा है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि 2 से, तो यहाँ वाला क्या होगा, जो न्यू नंबर फॉर्म होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है भाई, इसमें करेक्ट कर लेना, इसको 3 होगा इसका। A father said to his son, 10 years ago back, I was as old as you are now. My present age is 4 times your age, and years back. If the sum of present age of father and son is 130, what is the difference of their age? ओके, तो भाई कैसे करेंगे, यहाँ फादर मान लिया, यहाँ सन, सन मान लिया यहाँ पे, और ये मान लिया उनकी प्रेजेंट का सिनेरियो है, प्रेजेंट। और हम मान लेते हैं जैसे सपोज उसके फादर की एज एक्स है, उसके बेटे की एज वाई है, और ये कह रहा है कि अब n साल पहले माइनस n ईयर्स उसके जो फादर की एज है वो आज उसके सन की एज है, तो मतलब उसकी n साल पहले एज वाई रही होगी। ठीक है, और क्या कह रहा है, माई प्रेजेंट एज इज़ 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक, तो मतलब इसकी n ईयर्स बैक कुछ रही होगी। अब और वेरिएबल नहीं मान रहे भाई, मान लो n मान लिया, n ईयर्स बैक कुछ रही होगी, उसका जो 4 टाइम्स है वो इसकी प्रेजेंट एज यानी कि x के बराबर है, और एक इक्वेशन पहली से बन जाएगी, मतलब आज उसकी प्रेजेंट एज x है, n साल पहले उसकी y थी, दो इक्वेशन बन गई। और क्या कह रहा है, जो प्रेजेंट एज है ना फादर और सन की वो 130 साल है, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा 130। यहाँ से हमारी अब 3 इक्वेशन बन गई, और हमें निकालनी क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, ये n उधर चला जाएगा, तो यानी कि y प्लस एन इक्वल टू 4y माइनस 4n, यहाँ से आ जाएगा 5n इक्वल टू 3y, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक काम करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 5n/3। ठीक है, ये आ गई। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, और n की भी यहाँ से x की भी पुट कर देते हैं, x की क्या आ जाएगी y प्लस एन प्लस में 5n, एक सेकेंड भाई, x की जगह पुट कर दिया y प्लस एन प्लस वाई इक्वल टू 130। अब यहाँ से 2y हो गया, इसको कर देते 2y प्लस एन, और y की वैल्यू पता हमें ये, तो इसको 2 रखेंगे जब 10n/3 प्लस एन इक्वल टू 130, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 13n/3 इक्वल टू 130, n की वैल्यू क्या आ गई 30, मतलब ये 30 साल पहले की केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे 30 वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की आ जाएगी 30, 5 दिए 15, 150/3 यानी कि 90। नहीं, 150/3 50 होगा भाई, 50 साल आ गई उसकी सन की प्रेजेंट एज, ये आ गई 50। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई प्लस एन, तो यानी कि 50 प्लस में 30, 80 आ गई, ये आ गई 80। तो अब उनकी एज का डिफरेंस 80 माइनस 50 30, 80 माइनस 50 यानी कि उनकी एज का डिफरेंस क्या है भाई 30। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा सब ठीक है भाई। ये क्वेश्चन तो भाई पूरा थ्योरेटिकल है, इसका मतलब याद ही होनी चाहिए चीज़ें। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, तो वो किसके इक्वल होगा 1 लीटर के, और जो 1000 लीटर होगा ना वो होगा 1 मीटर क्यूब के इक्वल। तो इसमें से कोई सा भी दे रखा हो भाई हम मार्क कर देंगे, तो ये तो ठीक है पहले वाला तो। और 1 मेट्रिक टन में 1000 kg होते हैं, ये भी बात ठीक है। और 1 हेक्टेयर हेक्टोरेमीटर होता है, उसको भाई 100 मीटर होते हैं, हेक्टोरोमीटर बोलते हैं। और उसका हेक्टेयर मतलब उसका एक स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, या 1 हेक्टेयर। मतलब ये कुल मिला के तीनों जो है ना वो करेक्ट है। इसका भाई याद ही रखने पड़ेंगे, इसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपको अगर पता होगे तो आप कर दोगे इसको, बाकी याद कर लेना तीनों सही ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ दिस मच किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट्स। सिंपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे रखी 72.6 किलोमीटर पर आवर, और इंटू में 15 मिनट। अब 15 मिनट को आवर में चेंज करा तो 1/4। इसको अब सिंपली काटना है, 72 से काटना 4 पे 18 और 1 और 5, 18.6, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर x एंड y एग्जिस्ट सच दैट x इज ग्रेटर देन y एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एंड HCF ऑफ x एंड y इज 2520। तो मतलब क्या करेंगे ऐसे केस में, दो नंबर मान लेते हैं, एक a एक b, ठीक है। इनका HCF है h, ठीक है। अब इसको लिखते हैं x की टर्म्स में, मतलब इसका क्या रहा होगा नंबर h इंटू एक्स, और ये रहा होगा h इंटू वाई। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, और जो ये यहाँ पे जो x और y नंबर होंगे ना भाई वो को प्राइम होंगे, मतलब उनके कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, वो होंगे को प्राइम नंबर। तो अब सिंपली क्या करते हैं भाई, नंबर लिखा है, पहला नंबर तो HX, दूसरा HY और खुद HCF, इन सब का प्रोडक्ट क्या है 2520। यहाँ से क्या आ गया h³ इंटू एक्स इंटू वाई। और अब क्या करेंगे भाई, ये 2520 है, इसको क्या करेंगे हम फैक्टर ब्रेक करेंगे इसके 2520 के। सब सिंपली क्या लिख सकते हैं, 252 इंटू 10 लिख दिया। अब देखो ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कटेगा तो 4 इंटू में कितने के पे 6 पे, और 12 63 इंटू 10। अब इसको फर्दर ब्रेक कर देंगे किस में, 9 को हम लिख सकते 3 का स्क्वायर इंटू 7, और ये हो गया 2 इंटू 5, और ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो मतलब क्या बन गया यहाँ से, 2 की क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसको हमने फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। ये फैक्टर्स में हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं, हम ताकि पॉसिबल पेयर्स बना सकें फिर। अब यहाँ पे आ गया 2 की क्यूब 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखो भाई, हमें ऐसे फैक्टर बनाने जो मतलब को प्राइम हो वो दोनों नंबर। अब यहाँ पे दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, देखो, या तो हम h की वैल्यू 1 ले लें, और या फिर h की वैल्यू 2 ले लें। दो केस पॉसिबल, अगर सपोज पहला केस लेते हैं हम, h की वैल्यू 1 इंटू एक्स वाई लिया, और यहाँ पे तो ये सारा प्रोडक्ट है ही, 2 की क्यूब इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7।
अब क्या क्या पॉसिबल पेयर हो सकते हैं यहाँ पे, या तो हम नंबर 1 होगा और ये पूरा प्रोडक्ट होगा क्या 2520, एक तो ये पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, अब हम 2 की क्यूब को इधर कर दे, बाकी जो सारा पार्ट है 9 इंटू 35 वो अलग कर दें, ठीक है। तीसरा केस क्या ले सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर इधर ले लिया, 2 की क्यूब इंटू 5 इंटू 7। एक सेकेंड भाई, मैं इसको थोड़ा नीचे स्लाइड कर देता हूँ, ठीक है भाई। और क्या पेयर पॉसिबल हो सकती है, या हम 5 ले लें, दूसरी साइड 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर 7। मतलब ये हम ऐसे पेयर बना रहे हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 की सारी साइड है, इस साइड सारे नंबर अलग है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ये ऐसे नंबर हैं, मतलब ये को प्राइम नंबर है। अब लास्ट केस क्या है, 7 ले लिया इधर हमने, तो 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो जब h का वैल्यू 1 हुई ना, तो हमारे टोटल कितने केस बन गए, हमारे 5 केस बन गए, ठीक है भाई। अब हम लेंगे जब h की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, जब मैं h इक्वल टू 2, तो 2 के केस में यहाँ 2 की क्यूब है, 2 की क्यूब x इंटू वाई, और ये है 2 की क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो इससे ये कट हो गया। अब एक्स वाई की वैल्यू इनमें से हमें फैक्टर बनाने हैं, इनमें से तो एक तो सिंपली फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 है, और दूसरा पूरा ये नंबर है 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। दूसरा केस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इधर ले लिया हमने, और इधर हो गया 5 इंटू 7। और क्या केस हो सकता है, 5 इधर ले लिया हम, 3 का स्क्वायर इंटू 7 हो गया। और क्या केस हो सकता है, 7 इधर ले ले, 3 का स्क्वायर इंटू 5 हो गया। तो टोटल देखो, 4 केस तो 1 2 3 4 केस तो यहाँ से हो गए, और 1 2 3 4 5 केस यहाँ से हो गए, मतलब और 9, मतलब हमने 9 ऐसे पेयर बना दिए जिनका अगर सपोज HCF 1 हुआ तो ये सारे पॉसिबल हो जाएंगे, और अगर उसका HCF 2 हुआ तो ये सारे पॉसिबल हो जाएंगे। अब ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है भाई, नहीं, तो इसका मतलब यही है, इसने क्या करा, जो HCF 1 वाले केस है ना वो कंसिडर ही नहीं करे इसने, जो HCF 1 वाले हैं वो इसने कंसिडर ही नहीं करे। जब HCF 2 होगा ना, वो ही वाले इसने सारे नंबर कंसिडर कर, और ये सारे देख लो ये को प्राइम है, इनके इनमें को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम ओनली 1 फैक्टर होता है उन नंबर्स में। तो एक ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, और ये तो टोटल हमारे 4 केस ऐसे पॉसिबल हो जाएंगे जिनमें नंबर्स इंटू HCF की गुना ये होगी, और जो नंबर्स होंगे वो होंगे हमारे को प्राइम नंबर्स, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट जरूर कर लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इस पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है ये भाई हमारा। For an electric bill of rupees 50,000, what is the difference between a discount of 30% and two successive discount of 26 and 5? तो एक केस तो है 30% डिस्काउंट का, दूसरा है दो सक्सेसिव, यानी कि 26 प्लस में 5 माइनस 26 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 31 माइनस 26 दिए 26 पंजे 130, तो 1.3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 29.7, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया इनके बीच में, डिफरेंस आ गया 0.3 का। अब वैल्यू थी 50,000 और डिफरेंस है 0.3%, 3 जीरो कट गई, 5 दिए 15, 150। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा मॉक खत्म होता है, धन्यवाद।